आज हम अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। अकबर की जो मनसबदारी व्यवस्था है, ये व्यवस्था इसका नवाचार नहीं है। अकबर की जो मनसबदारी व्यवस्था है, इसके तार हम मध्य एशिया से जोड़ सकते हैं। मनसबदारी व्यवस्था के तार मध्य एशिया से जोड़े जा सकते हैं और ये व्यवस्था जो है ये चंगेज खां की व्यवस्था पर आधारित थी। तो चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी ये मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था में दो चीजें होती थी मनसबदारी व्यवस्था में। एक तो होता था जात पद और एक होता था सवार पद। जात पद जो है ये पद में स्थिति को बताता था। पद में स्थिति कि पद में आपकी स्थिति कहाँ पे है, मतलब जो हायरार्की है उसमें पद में आप कहाँ पे हैं। और सवार पद जो है ये घुड़सवारों की संख्या बताता था। घुड़सवारों की संख्या। तो मनसबदारी व्यवस्था में ये दो चीजें थी, जात और सवार पद। अब मनसब जो है, मनसब का मतलब क्या है? तो मनसब का अर्थ है पद या दर्जा। तो मनसब का मतलब होता है पद या दर्जा, और इसको ये जो पद या दर्जा है इसको प्राप्त करने वाला मनसबदार कहलाता था। तो इस पद या दर्जे को प्राप्त करने वाला मनसबदार कहलाता था। अब ये जो मनसब दिए जाते थे, एक तरीके से देखा जाए तो जो मनसबदारी सिस्टम है ये मुगल ब्यूरोक्रेसी का एक अंग है। एक मुगल जो नौकरशाही है उसका अंग है मनसबदारी व्यवस्था। जैसे आज आईएएस होते हैं, पीसीएस अधिकारी होते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी का एक अंग है। तो वैसे ही मनसबदारी, मनसब का मतलब होता था पद या दर्जा, इसको प्राप्त करने वाला कहलाता था मनसबदार। और मनसबदारी व्यवस्था जो है, मनसबदारी व्यवस्था ये मुगल नौकरशाही का एक अंग थी। तो मुगल नौकरशाही का एक अंग थी मनसबदारी व्यवस्था। अब अगर तो इस तरीके से देखा जाए तो मनसबदारी व्यवस्था ये लागू की अकबर ने, ठीक है। तो अकबर ने ये लागू की मुगल काल में। अब मनसबदारी व्यवस्था के लेकिन तार जोड़े जा सकते हैं मध्य एशिया से, क्योंकि इसकी कोई नवीन व्यवस्था नहीं है। ये चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पे आधारित है। इस आधार पे अपना सैन्य संगठन स्थापित किया था चंगेज खां ने, तो उसी पे आधारित है मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था में दो चीजें होती थी, एक जात पद होता था, एक सवार पद होता था। यानी जात पद जो है पद में स्थिति को बताता था और सवार पद घुड़सवारों की संख्या बताता था। अब मनसब का अर्थ है पद या दर्जा, और इसी को जो प्राप्त करता था उसको कहते थे मनसबदार। अब मनसबदारी व्यवस्था है क्या? तो ये मुगल नौकरशाही का एक अंग है, ये मुगल ब्यूरोक्रेसी का एक अंग है। लेकिन ये जो मुगल नौकरशाही है इसमें केवल सिविल अधिकारी नहीं शामिल होते थे। मनसबदारी व्यवस्था जो थी इसमें सैन्य अधिकारी भी शामिल होते थे, सैन्य अधिकारी और असैन्य अधिकारी, यानी सिविल भी अधिकारी शामिल होते थे, असैन्य अधिकारी।
तो ये दोनों शामिल होते थे। इसीलिए अगर मनसबदारी व्यवस्था को परिभाषित किया जाए, मनसबदारी व्यवस्था को अगर परिभाषित किया जाए तो इसको कहा भी जाता है कि सैन्य असैन्य सेवा का एक ही सेवा प्रवर्ग। तो इसको अगर परिभाषित किया जाए तो मनसबदारी व्यवस्था जो है ये सैन्य असैन्य सेवा का एक ही सेवा प्रवर्ग है, एक ही सेवा कैडर है, एक ही सेवा प्रवर्ग है। अब एक चीज और है कि मनसबदार जो होते थे तो मनसबदारों को वेतन के बदले जागीर दी जाती थी। तो हर मनसबदार को वेतन के बदले जागीर दी जाती थी। तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि हर मनसबदार जो है, हर मनसबदार जागीरदार होता था। लेकिन हर जागीरदार मनसबदार नहीं होता था। हर जागीरदार मनसबदार नहीं होता था, क्योंकि जागीर ऐसे भी दी जाती थी लोगों को जो जागीरदार कहलाते थे। लेकिन मनसबदार जो है अपने आप ही जागीरदार हो जाएगा, क्योंकि उसको वेतन के बदले में एक क्षेत्र दिया जाएगा जिसका जो राजस्व होगा उसका वेतन हो जाएगा, उसमें वो अपना वेतन और अपने सैनिकों का वेतन निकालेगा। अब जो मनसबदारी व्यवस्था है, अबुल फजल की जो आईने अकबरी है, इसमें मनसबदारों की 66 श्रेणियों का वर्णन है। 66 श्रेणियों का वर्णन है, लेकिन व्यवहार में 33 श्रेणियां ही प्रचलित थी। तो 33 श्रेणियां ही प्रचलित थी। ठीक। अब जो मनसबदार होते थे 10 से लेकर 10,000 तक के मनसबदार अकबर के काल में होते थे। 10,000 तक के मनसबदार। अब जो मनसबदार हैं, मनसबदारों की जो अलग अलग श्रेणियां होती थी, इसमें भी अलग अलग वर्ग होते थे। जैसे अगर कोई 5,000 जात का मनसबदार है, तो 5,000 जात के जितने मनसबदार होते थे, अब 5,000 जात तो ये बता रहा है कि पद में आपकी स्थिति कहाँ है। तो जैसे होता है कि एक ही पद पर आईएएस एक पद है। अब आईएएस में एक सीनियर आईएएस होगा, एक जो जिसकी 10 साल नौकरी हुई है, 15 साल, और एक अभी प्रोबेशन पीरियड वाला है या शुरुआती दौर पे है। तो पद तो एक ही है, लेकिन वेतन अलग अलग हो जाएगा तीनों का, क्योंकि एक वरिष्ठ है। तो वैसे ही जैसे 5,000 जात का मनसबदार है, तो ये एक पद हो गया, पद में स्थिति हो गई 5,000। अब इसमें एक प्रथम श्रेणी का मनसबदार होता था, एक प्रथम श्रेणी होती थी, एक द्वितीय श्रेणी है और एक तृतीय श्रेणी है। प्रथम श्रेणी का जो मनसबदार होता था, उसकी जो जात संख्या ये है, जात संख्या और सवार संख्या दोनों बराबर होती थी। जैसे 5,000 जात तो 5,000 सवार, तो इसको ज़्यादा वेतन भी मिलेगा। द्वितीय श्रेणी का जो मनसबदार होता था, उसकी जात संख्या और सवार संख्या जो होती थी, वो जात संख्या के आधे से अधिक होती थी। यानी मान लीजिए कि 5,000 जात तो 3,000 सवार। और तृतीय श्रेणी का जो मनसबदार होता था, उसकी सवार संख्या उसकी जात संख्या के आधे से कम होती थी।
तो मान लीजिए 5000 जात है तो 2000 सवार। ऐसे ही अगर कोई 1000 का मनसबदार है तो प्रथम श्रेणी का जो मनसबदार होगा वो 1000, द्वितीय श्रेणी का 1700, तृतीय श्रेणी का 1400। तो इस तरीके से ये प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी ये निर्धारित होती थी। अब जो 5000 तक के मनसब होते थे, वैसे तो मनसबदार 10 के भी होते थे कि 10 के, 20 के, 100 के, लेकिन 5000 तक मनसबदार, सामान्य मनसबदारों को 5000 तक के मनसब दिए जाते थे। 5000 से ऊपर के मनसब केवल शाही परिवार के लोगों को दिए जाते थे। तो शाही परिवार के लोगों को दिए जाते थे। जैसे अब मुगल काल में, अकबर काल में 2 लोग अपवाद थे इसके, जिनका मनसब 5000 से ऊपर था। 7-7 हजार के मनसबदार थे और ये शाही परिवार से नहीं थे। एक तो मान सिंह थे और दूसरे थे मिर्जा अजीज कोका। मिर्जा अजीज कोका। अब अकबर के काल में ये मनसबदारी व्यवस्था शुरू की गई, लेकिन इसके उत्तराधिकारियों के काल में कुछ परिवर्तन भी आया इस मनसबदारी व्यवस्था में। जैसे जहांगीर के काल में इस व्यवस्था में जो परिवर्तन आया, जहांगीर ने दू अस्पा और सिंह अस्पा का नियम लागू किया। देखिए, जो मनसबदार होता था वो अपने घुड़सवार रखता था और उसका वेतन, अपने घुड़सवारों का वेतन अपनी जागीर से निकालता था। अब दू अस्पा और सी अस्पा का नियम ये लागू किया। एक अस्पा का मतलब होता है कि एक घुड़सवार पर एक घोड़ा, दू अस्पा का मतलब होता है कि एक घुड़सवार पर 2 घोड़े, और सी अस्पा का मतलब होता है एक घुड़सवार पर 3 घोड़े। तो ये व्यवस्था इसलिए लागू की इसने ताकि युद्ध के समय सेना की संख्या बढ़ाई जा सके, इसके अलावा घोड़ों को आराम भी दिया जा सके। और ये व्यवस्था खास तौर पे अपने जो खास लोग थे उन्हीं के मनसब में ये व्यवस्था लागू की जहांगीर ने। जैसे ये व्यवस्था पहली बार महावत खां को दी गई थी कि भाई 5000 सैनिक हैं, अगर सारे सी अस्पा हैं तो 15000 घोड़े हैं, तो सेना लड़ाई के समय अपने आप सेना की संख्या बढ़ाई जा सकती है। बाद में शाहजहां ने इस व्यवस्था में और सुधार किए और सिसमाही और सिसमाहा का नियम लागू किया। और शाहजहां के समय जमा हासिल की जो समस्या थी उसका समाधान किया गया। तो जमा हासिल की जो समस्या थी उसका समाधान किया शाहजहां ने। जमा हासिल की जो समस्या होती थी, जमा और हासिल, ये समस्या हमेशा मनसबदारों के साथ बनी रहती थी। जमा मतलब ये कि अगर किसी मनसबदार को 5000 जात और 5000 सवार का मनसबदार है और मान लीजिए कि उसका वेतन है 50,000 रुपये, जिसमें से कि 30,000 उसके घुड़सवारों का निकल जाता और 20,000 उसका वेतन हो गया। अब उस मनसबदार को एक जागीर दे दी गई, कोई भी एक क्षेत्र दे दिया गया कि इस क्षेत्र से जमा जो है वो 50,000 है। जमा मतलब कि जो राजस्व कलेक्ट होगा वो 50,000 होगा। लेकिन सरकारी आंकड़ा हमेशा गड़बड़ रहता है। पता चला कि जमा कहा गया कि 50,000 होगा फला जागीर से, लेकिन जो हासिल हुआ वो 45,000 ही हुआ। तो शाहजहां ने ये व्यवस्था की कि ये 5,000 जो है, जो एक्स्ट्रा बच रहा है, उसको राजकोष से नगद दे दिया जाता था मनसबदारों को। तो जमा हासिल की समस्या दूर की शाहजहां ने। औरंगजेब के समय
मनसबदारी व्यवस्था में इसने एक और जागीर की शुरुआत की, मशरूत जागीर। मशरूत जागीर, मशरूत जागीर जो है ये एक एक्स्ट्रा जागीर होती थी जो मनसबदारों को दी जाती थी। तो ये अतिरिक्त जागीर है, ये आज भी दी जाती है। जैसे आज जो लोग सेना में भर्ती होते हैं और जिनकी नियुक्ति दुरूह क्षेत्रों में होती है, जैसे कि जिनकी नियुक्ति जम्मू कश्मीर में आरआर में हो गई, जो आतंकवादी निरोधक दस्ता होता है, या फिर जिन लोगों की नियुक्ति सियाचिन में होती है, सियाचिन ग्लेशियर में, तो उन लोगों को उनके वेतन के अलावा 15-16 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा मिलता है ताकि उत्साह बना रहे। या जो सीआरपीएफ के जवान हैं जिनकी नियुक्ति दांतेवाड़ा में हो रही है नक्सलियों के खिलाफ, तो उनको भी प्रोत्साहन देने के लिए उनको वेतन के अलावा अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। हालांकि जब उस क्षेत्र से वो पीस एरिया में आ जाते हैं तो वो वेतन फिर हटा लिया जाता है। तो इसी तरीके से औरंगजेब ने भी मशरूत जागीर की शुरुआत की, यानी जिन लोगों की नियुक्ति उत्तर पश्चिम क्षेत्र में होती थी, इस क्षेत्र में होती थी, उनको एक एक्स्ट्रा जागीर, मशरूत जागीर दे दी जाती थी जब तक कि उनकी नियुक्ति यहाँ पे रहती थी। जब यहाँ से ये वापस आ जाते थे तब ये जागीर वापस ले ली जाती थी। तो इस तरीके से ये मुग़ल काल में मनसबदारी व्यवस्था है जिसके माध्यम से अकबर ने न केवल एक व्यवस्थित प्रशासन कायम किया बल्कि एक बड़ी सेना भी खड़ी करने में सफल रहा और बहुत बड़े पैमाने पर इसने साम्राज्य विस्तार किया और एक राष्ट्रीय शासक के रूप में स्थापित हो सका।